हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क में। और आप सभी को जैसा कि पता है, अपन कवर कर रहे हैं एमपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2021 को, जो कि कांस्टेबल की है। और इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQ, जो 2017 जो पुलिस एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसका अपन मैथ्स के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो इसकी 7 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें अपन ने जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 20 तारीख तक, उन सभी क्वेश्चनों को अपन डिस्कस कर लिया था। और आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे 21 सितंबर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए। सारे के सारे क्वेश्चन को अपन आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो लेक्चर को। और अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, जैसा कि एग्जाम में आया था क्वेश्चन, उसी प्रकार के उसी आधार पर अपन देखेंगे। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है पेपर वाले ही क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे वो क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो है प्रैक्टिस होगी, आपकी क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आपकी साथों साथ होते चलेंगी। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनते तो आप उसे भी जो है उसे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन एक तरफ मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी जो मैथ्स की तैयारी है, आप किस लेवल में हैं, आपकी तैयारी कितने हद तक आगे बढ़ी है, ये आपको पता लग जाएगा। आप कितने पानी में हैं ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और जो मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप बनते हैं तो बनाते रहिए। तो उसी कड़ी में दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसे अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम कितना? प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाए जाने पर जो प्राप्त परिणाम से 2 अधिक है। तो छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो ठीक है, आप बना सकते हैं तो बनाइए। चलो इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए छोटी संख्या क्या है, x है। इसी तरीके से बनेगा ये। छोटी संख्या क्या है, x मान सकते हैं आप, छोटी संख्या x है। और बड़ी संख्या क्या हो जाएंगी, एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है बोला है इसमें, तो बड़ी संख्या आप ले सकते हैं क्या, 2x। ये हो गया यहाँ तक के। आगे बोला है दोस्तों, बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है, मतलब कि 2x - 50 घटाया जाएगा। ठीक है, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो छोटी संख्या को किससे घटाते हैं, 40 से घटाए जाने के जो परिणाम प्राप्त होता है उससे ये 2 अधिक है, बराबर हो गई। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2x ये माइनस में 48 हो जाएगा और ये बराबर x - 40 हो जाएगा। अब यहाँ से x इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 2x - x बचेगा और ये 48 इधर जाकर काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं, 8 आपका जो है आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपली बस आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर जिस दिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीख जाते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं जबकि उसके प्रत्येक कोण का मान 135 डिग्री है। ठीक है, एक पॉलीगन दिया हुआ है और उसकी जो प्रत्येक कोण है, जो कि क्या है, यहाँ पर एक वर्ड लिखना भूल गया, उसे लिखना था प्रत्येक आंतरिक कोण, क्योंकि दोस्तों क्लियरली क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कभी कभी, तो हमको अपने हिसाब से भी समझना पड़ता है। ठीक है, तो प्रत्येक होगा तो ये क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण की बात किया गया है क्वेश्चन में। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पर, आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसकी अपने को साइड बतानी है कि प्रत्येक जो बहुभुज है वो कितनी साइड का है, मतलब कि इसकी जो बहुभुज की टोटल नंबर ऑफ भुजाएं आपको बतानी है। तो आपको पता है प्रत्येक आंतरिक कोण का योग, जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पॉलीगन के आप कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए, यहाँ पर आपको काम आने वाले हैं पॉलीगन के फॉर्मूले। तो फर्स्ट जो इसका फॉर्मूला होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग अगर आपको निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग,
तो इसको कैसे निकालते हैं, तो ये बराबर होता है ये क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों, आपको याद रखना है 2n-4 इंटू 90, या आप ऐसा भी पढ़ते होगे n-2 इंटू 180, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। उसी प्रकार से जो दूसरा फॉर्मूला इसका होता है पॉलीगन का अर्थात बहुभुज का, तो किसी दिन अपन बहुभुज वाला एक टॉपिक लेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से जो क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है, ठीक है। तो आप जो है घबराए बिल्कुल नहीं, और जो मैं अभी बता रहा हूँ आप सिर्फ उसे नोट कर लीजिए, कॉपी में इस फॉर्मूले को नोट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है आपको निकालना है क्या, प्रत्येक आंतरिक कोण, ये है आंतरिक कोण का योग, प्रत्येक नहीं, ये सभी आंतरिक कोण का योग, ठीक है, सभी आंतरिक कोण का योग। और आपको ईच कोण मतलब कि एक कोण निकालना है कि आंतरिक कोण कितना है, तो नंबर ऑफ भुजा से आप इसमें इसी फार्मूले में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 अपॉन n, ठीक है। क्वेश्चन में हमको यही वाला फार्मूला लगाना है, और क्वेश्चन में यही बोला था कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 135 डिग्री है, कितना है 135 डिग्री है, बराबर 2n-4 इंटू 90 अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 135n बराबर ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, इसको सॉल्व कर दीजिए, 90 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 180n माइनस 936 मतलब 360, ठीक। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, 180 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से 180 135 में से जब माइनस होएगा तो ये कितना बन जाएगा 45n बराबर कितना है 360। अब यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 360 अपॉन 45, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में चले जाएगा 8 बार में, जो कि नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन कितनी है 8 है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है इस क्वेश्चन का 8। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक, समझ में आया। चलो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसकी भुजाएं समांतर भुजाएं क्या दे रखी है 12 और 36 सेंटीमीटर, और उनकी प्रत्येक असमांतर भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलो आप बनाने का प्रयास करो इसे फटाफट से, ठीक है। 2 मिनट का 2 सेकेंड का आपको टाइम दे रहा हूं मैं, थोड़ा आप बनाए इसे, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन में बोला है भाई एक जो है आपके पास क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज ये क्या होता है। तो आपने रेल की पटरी देखी होगी, कभी मिलती है रेल की पटरी, कहीं पर भी नहीं मिलती ना, तो उसे वही हाल होता है समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं होती ये भी कभी आपस में नहीं मिलती, ये सीधी सीधी ऐसे चलते रहती है, ठीक है। तो 2 समांतर भुजा है, एक ये समांतर भुजा ले लेते हैं अपन और ये एक समांतर भुजा ले लेते हैं, ठीक। ये ले लिया अपन ने, ये बोला है 12 सेंटीमीटर है और एक समांतर भुजा बोला है वो कितनी सेंटीमीटर है 36 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने मान लिया कितनी है 36 है। उसके बाद बोला था असमांतर भुजाएं ये वाली होती है। असमांतर भुजाएं क्या होती है, जब अपन इसका चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी यार, तो ये क्या हो जाएगा असमांतर भुजा। और जो असमांतर भुजा है यहाँ पर बराबर दी गई है। एक स्ट्रेंज क्वेश्चन में ये हो गया है कि ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। हमें पता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। तो ये होता है क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का 1/2 a + b इंटू h। a + b क्या है, दोनों ही समांतर भुजाओं का योग है। मतलब कि ये इसको अगर अपन ABCD बोले, A B C D, तो A और B क्या होगी, ये एक समांतर भुजा हो गई और ये एक समांतर भुजा हो गई। तो दोनों समांतर भुजाओं का योग और जो इनके बीच की दूरी रहती है ये, इसे बोलते हैं h या हाइट, ठीक है। अगर आपको ये h अगर पता लग जाता है तो आप आसानी से इस समांतर भुजा का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
तो किस प्रकार से आप ये निकालेंगे, तो आप देखिए क्वेश्चन में देखते हैं अपन, थोड़ा इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींची तो इसको यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते हैं। तो सिंपली आप ये क्या देख सकते हैं, ये एक आयत बन गया है, एक रेक्टेंगल बन गया है। तो हमें पता है रेक्टेंगल की जो आमने सामने की भुजाएं वो कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक, बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। और आपको पता है कि मैं इसको अगर मैं मान लूँ 12 सेंटीमीटर और इसको भी मान लूँ मैं 12 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत हो रही कि आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक टोटल 36 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसको 12 मान लिया, तो इसको 12 और इसको भी 12 मान लेता हूँ, क्योंकि तीनों का योग 12 36 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसे 12 और इसे 12 ही हम क्यों माने, इसे 18 भी तो मान सकते हैं, इसे 18 मान लेते आप और इसे क्या मान लेते, 16 मान लेते। तो बिल्कुल आप मान सकते थे, लेकिन आपको देख रहा होगा यहाँ पर जो दोनों ही जो भुजाएं हैं ये कैसी है, इनका जो बोलना चाहिए क्या, कर्ण क्या है, दोनों का बराबर है, मतलब कि ये भी 15 सेंटीमीटर है। ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक खासियत ये है कि यहाँ पर दोनों ही कैसे है, समरूप है। ठीक है, क्योंकि इसका जो लंब है, इनके बीच की जो हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर, ये भी बराबर है और इसका भी परपेंडिकुलर बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी कर्ण बराबर है, तो ये भी क्या है, बराबर है। तो उसी प्रकार से ये जो इसका बेस है ये भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही कैसे है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि दो साइड इसकी बराबर है तो तीसरी साइड भी आप बराबर मान सकते हैं, दो त्रिभुज की। ठीक, तो उसी प्रकार से मैंने इसको 12 और 12 मान लिया। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, यहाँ से h की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं अपन, कर्ण का वर्ग 15 का वर्ग बराबर h का वर्ग धन बेस क्या है, 12 का वर्ग। ठीक, तो ये 15 का वर्ग हमें पता है 225 होता है, बराबर h का वर्ग प्लस इसका 12 का वर्ग क्या होता है, 141। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए 141 को, तो यहाँ से 81 आ जाएगा बराबर h की पावर। अब इसको कर दीजिए तो यहाँ से h बराबर क्या निकल जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ये कैसे करे पता है ना आपको, वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका अंडर रूट करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या निकल आ गया, आपकी हाइट निकल के आ गई h। अब इसी को अब यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो 1/2 और समांतर चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं वो कौन कौन सी, समलंब चतुर्भुज की 12 और कितनी है, 36 है। ठीक, गुणा 9, ये हो गया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 4 मतलब 48, और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 4 8 24, और इसको 9 4 36 3 9 दूनी 18 और 3 21, मतलब 216 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर है, जो कि करेक्ट है। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, यहाँ से ही थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको 12 मान लिया, इसको भी 12 मान लिया। इक्वल इसलिए माना मैंने क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि ये दोनों ही जो त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, क्योंकि 15 सेंटीमीटर इसका भी कर्ण है और इसका भी कर्ण 15 सेंटीमीटर है, और दोनों का ही जो लंब है वो भी बराबर होगी, मतलब कि ये भी 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों की हाइट कैसी है, इक्वल है। ठीक, इस प्रकार से। चलो क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। 3 घन दिया है जिनके किनारों का मान, मतलब कि 3 क्यूब है जिनकी साइड से दिया हुआ है, और उनकी जो साइड है वो कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक जिससे क्या होता है, एक नए घन का निर्माण कर दिया जाता है, मतलब एक नया क्यूब बना दिया जाता है। उस क्यूब को पिघलाकर तो उस नए क्यूब का आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल बात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने घुमाने के लिए बताया गया है बेसिकली। अब देखिए, एक ये घन है, एक ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ये इसे क्यूब बोलते हैं हम। और इसकी जो मान दिया है एक क्यूब की, वो कितने दिए हैं, एक की है 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन या एक की है 3 सेंटीमीटर, एक की है 4 सेंटीमीटर और एक की है 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब इस तीनों को पिघलाकर एक नया घन बना दिया जाता है, मतलब बड़ा घन बना दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सिंपली आप तीनों का ही क्या कर दीजिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, a क्यूब होता है ना। तो उसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 9 9 27, ये 27 हो जाएगा, प्लस ये 64 हो जाएगा, और 5 का 125। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 9 और 7 कितना होता है, 16। 16 की 6 हाथ का 1, 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, 216 इसका भी राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये भी सॉल्व करना है। 216 देख लीजिए आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा मैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। सिंपली क्वेश्चन है, ये 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। टाइम एंड वर्क तो आप ऐसा रट के जाइए, ऐसा पढ़ के जाइए, सॉरी रट के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स में कुछ रटना नहीं पड़ता, समझ के जाइए कि टाइम एंड वर्क से जो है 2-3 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, हर शिफ्ट में आए हैं। अब जैसा कि अगर लगातार हमारी क्लासेस देख रहे होगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एमपी पुलिस में पूछता है। ठीक, तो आप जो है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। चलो ये क्वेश्चन को आप हर कोई बना सकता है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम ले लीजिए 10 और 15 का, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये 30 हमारा क्या होता है, माना हुआ कार्य। 30 क्या है हमारा, जो एलसीएम में यहाँ पर जो आता है ये क्या होता है, माना हुआ कार्य, मतलब ये कुल कार्य होता है, माना हुआ कुल कार्य। ठीक है, एक्चुअली जो होता है कुल कार्य इसमें नहीं दिया होता है, लेकिन जब अपन एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों के ऐसा कुछ कॉमन वैल्यू, तो वो जो होती है हमारी कुल काम हो जाता है। तो इसे आप कंसीडर करेंगे हमेशा कुल काम में। बहुत बार बता चुका हूं, आज एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, 15 का भाग 30 में देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 को आप यहां लिखेंगे। 10 का भाग 30 में देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 को आप यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो निकल के आता है ये वाला, तो ये चीज़ क्या होती है, ये भी हम मानते ही है, ये मानते हैं इनकी क्षमता, इनकी क्या निकलती है, क्षमता। मतलब कि बी की क्षमता क्या है, 2, ए की क्षमता क्या है, 3। ठीक है, और कुल काम है हमारे पास 30, कुल काम है मेरे पास क्या, 30, और ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 3। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी, तो इन दोनों की क्षमता क्या हो जाएंगी, 5। 5 में इसका भाग दे दीजिए, 6 आपका आंसर आ गया। सिंपली 6 डेज में ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो ये 30 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 6 दिन में खत्म करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। रमेश को 8,000 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने की आवश्यकता है। मतलब रमेश जो है 8,000 रुपये उसे हर मंथ का ब्याज मिले, ऐसा वो चाहता है। और जो ब्याज की दर रखी है उसने कितनी, 10% रखी है। ठीक है, लेकिन 10% जो है ये वार्षिक दर है। ठीक, और यह हर माह दी जाती है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका निवेश होगा। मतलब क्या, मतलब आपको इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा था सीधे सीधे घुमा के। ठीक है, और आपके पास क्या क्या डिटेल दे रखी है उसे आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो आपके पास रेट दे रखी है, मतलब कि आर की वैल्यू दे रखी है 10% प्रति वर्ष ईयरली दिया हुआ है। और जो ब्याज दिया हुआ है ये प्रति माह का है। ब्याज क्या है मेरा, ये प्रति माह का है। कितना है, 8,000 रुपये यही दिया है। और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया है। उसके बाद बोला है कि जो ब्याज है वो मासिक है। मासिक है मतलब मंथली है। तो एक महीने में 8,000 ब्याज देता है तो मैं इसे ईयरली बना सकता हूँ। कैसे कि 12 महीने का टोटल ब्याज अगर निकाल लूँ, मतलब 1 साल का ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 8 कितना होता है, 96। 12 8 96 होता है। मतलब कि ये 1 ईयर का क्या निकल गया, ब्याज निकल गया मेरे पास। ठीक, 1 ईयर का क्या निकल गया, ये
ब्याज निकल गया। अब सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, टोटल ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है P गुना R गुना T अपॉन 100। और यहाँ T क्या है, तो T है एक ही साल, मतलब कि एक ही साल का अपने को निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ब्याज क्या है, 12 मंथ या एक साल, तो कितना हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू इनपुट कर दीजिए, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएंगे कितना, 96,000, 96,000 क्या है ब्याज है, बराबर P तो आपको निकालना है और R आपके पास 10% है और T एक वर्ष के लिए अपॉन 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया और यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो P बराबर क्या निकल गया 9,40,000। यही आपका आंसर था, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो थी थोड़ी सी आपको हार्ड बना दी गई थी, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है, अगर बाजार मूल्य पर 20% की छूट देता है। मतलब कि इसका जो मान लेता हूं मैं कि सीपी कितना है, 100 है, और एमपी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा एमपी, तो मतलब एमपी मतलब मार्केट प्राइस, तो कितना अधिक, एमआरपी कितना अधिक करता है 40%, तो ये कितना हो जाएगा 140, और 20% की छूट देता है, मतलब कि डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का, ठीक है। तो हमेशा आप एक चीज़ याद रखेंगे, वो चीज़ क्या याद रखेंगे कि जब भी डिस्काउंट दिया रहेगा तो डिस्काउंट हमेशा जो है एमआरपी पे दिया जाता है। मतलब कि जैसे 140 की एमआरपी है तो उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब कि एमआरपी से ही 20% कम मूल्य पर बेचा, ठीक है। तो इसका जो है एसपी में अगर निकालने के प्रयास करूँ तो एसपी आप आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस। तो 140 का 20% डिस्काउंट हो गया तो 80% में बेचा होगा, ठीक। इस प्रकार से आप निकालेंगे। तो 14 8 कितना होता है, निकाल लीजिए 112। एसपी कितना हो गया 112। तो कितने का लाभ इसे मिला, 12% का मिला, है ना, क्योंकि 100 पर ही आपको निकालना है। 100 पर जो 12% इंटू 100, तो 12% आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, ठीक। इस प्रकार से एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ लोगों से नहीं बना होगा, आपसे तो बन गया होगा, आप जो है पढ़ने वाले बंदे हैं। तो देखो क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया हुआ था कि एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, जो कि मार्केट प्राइस से जो कि एमआरपी है वो कितनी रखता है, क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा रखता है। तो क्रय मूल्य अगर अपन 100 मानते हैं तो एमआरपी कितनी हो जाएंगी, 140 हो जाएंगी, ठीक। और जो उसे डिस्काउंट दिया जाता है तो वो कितने का डिस्काउंट देता है ये शॉपकीपर, 20% का। जब आप लेने जाते हैं तो आपको बोलता है भाई कि मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप जो है बड़े प्रलोभन में आकर जो है चले जाते हैं लेने कोई भी सामान, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पर बात आती है, हमेशा डिस्काउंट आपको याद रखना है, डिस्काउंट जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा किस पर किया जाता है, एमआरपी पर। मतलब कि एमआरपी से ही जो है आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास एमआरपी है 140 और 140 का 20% अपन हटा देते हैं तो मेरे पास कितना बचता है, 80% बचता है। मतलब कि 80% में उसने बेचा होगा। तो 140 का आप 80% निकाल लीजिए, 140 का 80% निकाल लिया, कितना आया 112 रुपये। तो 112 रुपये मेरा क्या होगा, बेचने वाला मूल्य हो गया, मतलब कि विक्रय मूल्य हो गया। तो 112 क्या है, मेरा विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य है मेरे पास 100 और विक्रय मूल्य है मेरे पास 12, तो लाभ कितने का हुआ, बोलेंगे आप सर 12 रुपये का हुआ। अब 12 रुपये का हुआ तो उसको मैं 100% में निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, तो 12/100 × 100, ठीक। तो क्या हो गया 12%। चलो टाइम आगे बढ़ रहा है और क्वेश्चन हमारा बहुत शानदार है। देखो लास्ट तक इस क्वेश्चन आप देखते रहिए इस क्लास को, है ना। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, पूरा आपके दिमाग खोल देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक इमेज दे रखा है, इमेज को मैं थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो ये एक लाइन है, ठीक है। इसके बाद ये एक लाइन है, थोड़ी टिल्टेड है। उसके बाद ये एक लाइन है और यहाँ से सॉरी थोड़ा ये ठीक। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है।
ये एक आपको चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में क्या क्या डिटेल दे रखी है। डिटेल दे रखी है भाई ए बी पैरेलल है, मतलब समांतर है किसके, डी सी के। मतलब कि ए बी और डी सी कैसी है, ये हमेशा आपस में समांतर है, मतलब कि पैरेलल है। ठीक, आगे बोला है एंगल ए बी सी बराबर कितना है 60 डिग्री। कहाँ है भाई एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी बराबर कितना है, ये 60 डिग्री है। अभी मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं जो जो क्वेश्चन में बोला है वही लिख रहा हूँ और वो आप देखते रहिए कि मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। एंगल सी ई एफ बराबर 30 डिग्री, मतलब कि ये एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल ई एफ डी बराबर क्या होगा, मतलब कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। अब इतनी डिटेल आपके पास दे रखी है और आपको अपना दिमाग लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने कुछ समय पहले बताया था पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर दो पैरेलल लाइन को और एक खड़ी लाइन अगर काटती है तो वो क्या होती है। तो देखो ये एक पैरेलल लाइन है और इसे भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, क्या होगी पैरेलल लाइन हो गई, और ये एक लाइन इसे काट रही है बीच से। ठीक है, जब ये लाइन काटती है तो आप इसे ऐसा मैं लिख देता हूँ, ये और ये क्या है, ये एक लाइन कट रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाला कोण और ये ऊपर वाला कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, और जो नीचे वाला कोण है और ये नीचे वाला कोण है ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला कोण क्या होगा, जब आप ऐसे इसे देखेंगे तो 60 होगा। तो एंगल ये और एंगल सी ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा। ठीक, अब आपको पता है लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक लाइन पर जो एंगल बनता है इसकी मान हमेशा 180 डिग्री होती है, ये आप याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर जो कोण बनेगा ये पूरा ये 180 डिग्री का होगा। तो ये जब 60 का है तो ये कोण कितना का होगा, ठीक है, तो 180 माइनस 60 तो ये कितना हो गया 120 हो गया, ये दोनों ही 180 के हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 120 हो गया और ये 30 हो गया, कितना हो गया 150, और ये कितना बच गया 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो गया। तो एंगल एफ का मान निकल गया कितना 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं आया तो इसे फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष आ चुका है, आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सॉरी हमारा PYQ तो कैंसिल हो गया था। चलो क्वेश्चन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, एक अंडर रूट दे रखा है 18,225 का मान है 135, तो आपको बताना है 182 18,225 इसका अंडर रूट कितना होता है 135 होता है। ठीक है, आपको दे रखा है 182.25 प्लस प्लस अंडर रूट 1.8225 इसका मान आपको निकालना है। पूरा का पूरा जो आंसर आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दशमलव वाला। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 13.5 13.5 होगा। ये इसलिए होगा, आप लास्ट का देखेंगे 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 होता है, तो ये क्या हो गया 25 हो गया हुआ। उसके बाद प्लस इसे आप लिख सकते हैं 1.35। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे, देखो दो संख्या है और यहाँ पर क्या बन रही है 4 बन रही है, 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, उस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 14.85 आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप सबसे बन गया होगा। ये तो बहुत शानदार, नहीं बना तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन अच्छे से इसे डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया बहुत ही शानदार तरीके से।
क्वेश्चन में क्या बोला है, x अपॉन y माइनस y अपॉन x, x अपॉन y माइनस y अपॉन x बटे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी को आप लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कट गया और ये ऊपर चले जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाई से ये कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर एक्स वाई, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। माइनस में कैसे आएगा, एक मिनट, होल्ड डाउन, या माइनस में ये इसलिए आएगा दोस्तों, एक सेकेंड, क्योंकि ये इधर जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे माइनस में बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या मेरे पास क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर x को प्लस बनाना है और y को माइनस बनाना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं माइनस से सिंपली अपॉन एक्स वाई, और इसे मैं लिख सकता हूँ, ये ऊपर चले जाएगा तो एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो माइनस रहा, तो ये माइनस नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है, तो माइनस एक्स वाई इसका आपका आंसर हो गया, है ना। चलो, छोटी छोटी गलतियां जो है हो जाती है कभी कभी, तो उसे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करें। बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और जो जेल प्रहरी वाले बंदे हैं उनका जो एडमिट कार्ड आ चुका है, कल से ही शायद आ चुका था, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, चलो, कुछ क्वेश्चन जो बच जा रहे हैं उसे अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3/4 पे -1 की पावर 1/4 पे -1 की पावर -1 की पावर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है 3/4 पे -1 की पावर -1/4 पे -1 की पावर, इसको होल क्यूब में -1 की पावर, इसको सिंपली आपको p/q के रूप में लिखना है ना, ये बोला है। तो देखो ये कैसे करेंगे, जब भी -1 की पावर रहती है, एक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, वो क्या है कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर -1, तो इसे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1/a, ये ऐसा हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, 3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3/4 की पावर -1 है, तो इसे 1/3/4 लिख लूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं जी। तो 4 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4/3। उसी प्रकार से 1/4 को भी लिख सकता हूँ मैं 1/1/4, तो ये क्या हो गया 4 सिंपली, तो ये हो गया 4। अब इसकी पावर है -1, तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 12 में से 4 गया, -8/3 की पावर -1, फिर से -1 है, तो इसको फिर से 3/8 आप लिख सकते हैं, वो भी माइनस में, जो कि आपका यही आंसर है। आपको सिंपली इस पर गौर करना है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। a की पावर -1 है तो उसे अपन 1/a लिख सकते हैं ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक घन को 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले घन में छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन की संख्या निकालनी। बेसिकली आप डिवाइड कर दीजिए, 384 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, बचा कितना 2 और 6 चौके 24, मतलब कि 64 आपके जो है घन का निर्माण हो जाएगा, है ना। चलो औसत निकालना है भाई, 101 105 107, मैं
वही वाला तरीका है हमारा जो लिखेंगे 101, 101, 105, 107, 113, 115 और 125 का आपको सिंपली औसत निकालना है ना। तो सिंपली मैंने क्या बताया था आपको, कंपैरिजन वाली मेथड है ना। तो अपन कंपेयर करेंगे किस चीज़ से, इस ऐसी वैल्यू आप उठाइए जिससे कि आपको आसानी जाए काटने में। तो मैं मानता हूं कि 120 मेरा औसत क्या है, 120 है। अब अपन 120 को इन सभी संख्या से कंपेयर करेंगे कि 120 से कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। तो सिंपली सबको बारी बारी से करते हैं। तो 101 की वैल्यू अगर अपन लिखते हैं तो 120 से 101 कितना कम है, तो 11 कम है। तो ये क्या हो जाएगा, कम है तो -11, ठीक है। तो 11 कम है तो माइनस में 11 लिख दिए। 105 की बात करें तो 105 कितना कम है 120 से, तो आप बोलेंगे सर 15। अब कम है तो -15 हो गया। 107 कितना कम है, तो ये है दोस्तों 13। ये कितना कम है, 13 कम है ना। और कम है तो -13। उसके बाद 113 की बात करें तो ये ज़्यादा होगा 120 से, नहीं सॉरी कम होगा। तो कितना कम होगा, 7 कम है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, -7। या आप अगर आप 110 लेते हैं ना, 110 में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं जाएंगी। चलो 110 लेते, हालांकि इसमें भी बन जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए, है ना। तो 110 ले लीजिए आप। तो ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, सॉरी ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, 9 कम है तो -9, ठीक है। उसी प्रकार से ये कितना कम है, 5 है तो -5, ये -3, ये कितना है, तो ये +3 हो गया। ये कितना है, तो ये +5 हो गया। और ये जो है ये कितना है, 110 से 125 15, तो +15 हो गया, ठीक है। ये मैंने इसलिए माना था क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक माइनस वाली संख्या और एक प्लस वाली संख्या। जो माइनस वाली संख्या रहती है और जो प्लस वाली संख्या रहती है उसे आप आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गए 0 0 और हमारे पास बचे एक 15 और एक 9। तो ये +15 है और ये -9 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 6 निकलता है हमारा टोटल योग निकलता है। इन सभी संख्याओं का योग कितना है, 6। ये माना हुआ है, आप जोड़ेंगे तो 6 नहीं आएगा, है ना। तो ये माना हुआ है। तो आप संख्या मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ही है। तो आप 6 से ही भाग दे दो। आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा एवरेज का क्या होता है। क्या होता है, टोटल प्रेक्षण, मतलब टोटल दिए गए प्रेक्षणों का योग अपॉन टोटल संख्या। तो टोटल दिए गए प्रेक्षण का योग अगर आप निकालते बैठते तो बहुत ज़्यादा समय लगता है ना। इस प्रकार से अपन थोड़ी शॉर्ट वाली मेथड हो गई है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका अनुपात कितना है, 1 है और 1 काय में है, प्लस में है। तो यहाँ पर 110 में आप +1 कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 111। बस 111। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 का 43% प्लस 30 का 65% का मान निकालना है। देखो इस प्रकार से कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है। आपको धैर्य से अगर आप सॉल्व कर दे तो आपको ये सॉल्व भी हो जाते हैं। तो 20 का आपको 43% निकालना है प्लस 30 का 65% आपको निकालना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप, स्मार्ट तरीके से। तो आप यहां से दोनों से ही आप कॉमन ले सकते हैं 1/100 को, और ऊपर से आप 5 से कॉमन ले लीजिए। ऊपर से आप 5 कॉमन ले लीजिए और नीचे 100 ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 5 को 20, यहाँ 4 बचेगा, है ना। और यहाँ पे 5 6 30, मतलब यहाँ 6 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 3 12, 1 4 4 16 और 1 17 प्लस 6 5 30, 3 6 6 36 और 3 39। ये हो गया। सिंपली आप इसे ऐड कर दीजिए। तो 5/100 गुणा ये 2 9 और 7 16 के 4 का 1 3 और 4 और 1 5, ये निकल के आ गया, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, तो 5 दूनी 10, 1 5 6 30, 31, 1 5 में 25 और 3 28 बटे कितना हो गया 100। यहाँ से 0 कट गया और यहाँ से 28.1 आपका आंसर हो गया। देखो एग्जामिनर क्या काम करता है, आपको उलझाना चाहता है, मतलब कि आपको कैलकुलेशन में उलझाना चाहता है ना। तो आप थोड़ा स्मार्ट तरीका अगर आप अपना दिमाग चला के अगर निकालते हैं तो वो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली 20 का प्रतिशत निकालने जाते 43/100, यहीं पर काटा पीटी करते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो सिंपली मैंने तरीका सोचा कि क्यों ना मैं नीचे से 100 कॉमन ले लूँ और ऊपर से दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लूँ। तो मैं 5 कैसे पता लगा, तो 20 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 4, 4 पंचे 20 होता है। उसी प्रकार से 30 को 5 गुणा 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है। तो दोनों में ही 5 मुझे कॉमन दिखा, तो 5 को भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास अंदर क्या बचा 4, तो इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तो 172 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 390 हो गया। अब आसान हो गया क्योंकि इन दोनों को ही जोड़ना है मुझे, तो ये जोड़ दिया। अब देखो आप क्या काम करते हैं, इसको फिर से काटने बैठते तो वो नहीं करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 बन रहा है, और 0 बनने वाली संख्या जो है हमारी फेवरेट होनी चाहिए, क्योंकि 0 जिसमें रहता है उससे अपन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी जाती है, मतलब कि काटने में भी आसानी जाती है, गुणा भाग घटाने जोड़ने में सब में आसानी जाती है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। चलो, संख्या का अंतर 235 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेष भागफल 4 और शेषफल कितना हो जाता है 10 होता है। तो बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। छोटी संख्या मैं मान लेता हूँ कितना है x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मेरी x प्लस 235, क्योंकि दोनों संख्या का अंतर दिए रखा है मेरे पास, ठीक है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब कि x प्लस 235 को विभाजित करते हैं अपन x से, तो मेरे पास भागफल 4 प्राप्त होता है और शेषफल 10 होता है, ठीक है। तो आपको पता है एक फार्मूला, इसे बोलते हैं अपन क्या भाजक, ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल और ये शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाज्य क्या है मेरा, आप लिख लीजिए x प्लस 235 बराबर भाजक x गुणा 4 प्लस 10 हो गया। तो ये हो गया 4x प्लस 10। अब ये इधर आ गया तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये 235 उधर चले जाएगा, 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, 225 बचेगा। आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 7 3 27 3 5 15, सॉरी 3 7 21 और 3 5 15। तो छोटी संख्या निकल गई कितनी 75, और बड़ी संख्या निकालना था आपको, है ना। तो बड़ी संख्या क्या निकल जाएंगी 310। 75 में 35 को ही ऐड कर लीजिए, 235 में 75 ऐड कर लीजिए, 310 आपका आंसर हो गया, ठीक। कितना टाइम हो गया, ओके यार। चलो, तो टाइम हो चुका है हमारा। आज के जो इतने ही क्वेश्चन हो पाए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और जो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।